जी, मैं हूं आपका मेज़बान शेख जाफ़र और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। इंसान की बेशुमार ख्वाहिशात हैं जो दुनिया में पैदा होते ही उसके साथ हो जाती हैं और आखिरी दम तक उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ज़माने में ये ज़रूरतें बड़ी सादा और मुख्तसर थीं, लेकिन तहज़ीब व तमद्दन की तरक्की के साथ साथ ये ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं, जिनको पूरा करने के लिए दौलत की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। आज का नौजवान तलीम याफ्ता तो ज़रूर है, लेकिन अपने मुस्तक़बिल के लिए बहुत परेशान है। इसी परेशानी के हल के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ अहमद साहब। पाकिस्तान के ये वो वाहिद राइटर हैं जिन्होंने कंप्लीट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस जैसी मकबूल किताब लिखी है और ये पाकिस्तान में इतनी को मकबूल हो चुकी है कि आज ये इंटरनेशनली अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत मुबारक आपको कि माशाल्लाह आपका 5वां एडिशन जो है उन्होंने पंजाब सरवर साहब ने उसका इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी और जो एजुकेशन हाई प्रोफाइल लोग हैं वो बहुत इसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले ये बताएं कि ये जो मशीयत है बेसिकली इसकी तारीफ क्या है? इकोनॉमी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इकोनॉमी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, यानी आप की प्रोडक्शन क्या है और कंजप्शन क्या है। इसको मैं सिंपल अल्फाज में ये कहूँगा, आप एक घर चला रहे हैं तो घर चलाने के लिए आपको कुछ आमदन चाहिए। आमदन आएगी तो फिर ही आपके घर के अखराजात करेंगे। तो आपके घर की आमदन कितनी है और घर का खर्च कितना है, इसी को मैनेज करने का नाम इकोनॉमी को मैनेज करना कह रहे हैं। तो इसको आप मजमूई पैदावार कहते हैं। तो मजमूई पैदावार ज़्यादा होएगी तो फिर आपकी इकोनॉमी अच्छी होएगी। लेकिन इस वक्त बड़ा अलमिया हमारे साथ ये है कि पाकिस्तान की जो मजमूई पैदावार है तकरीबन 47,000 अरब रुपये है, जबकि हमने जो कर्ज़े लिए हुए हैं वो 38,000 अरब रुपये हैं। तो वो कर्ज़े लेने की नौबत क्यों आई कि हमारी जो मजमूई पैदावार है, यानी जितनी हमारी आमदन होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, यानी आमदन हमारी कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं। और जब ख़र्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो जो फ़र्क है, यानी ख़र्च को पूरा करने के लिए जो बाकी पैसे हैं वो हमें फिर कर्ज़ लेना पड़ता है। तो वो हम 38,000 पे इस वक्त पाकिस्तान पे कर्ज़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया और उनकी लाइफ का 23 ईयर्स तजारत में गुजरे हैं। और मैं ये कहूँगा, अगर हम ये कहें कि शरीयत को नज़रअंदाज करके हम बिज़नेस करें तो हम कामयाबी नहीं हो सकते। कामयाबी इसी में है कि हम इस्लाम के असूलों पे अमल करके ही हम कारोबार करें। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपके पास एक प्रोडक्ट आती है, उसकी मेड इन डिफरेंट है। एक प्रोडक्ट चाइना की बनी हुई है, एक अफ्रीका की बनी हुई है, एक पाकिस्तान की बनी हुई है, एक जापान की बनी हुई है। तो अगर आप क्वालिटी के लिहाज से उसको मेजर करना चाहें कि किसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके ज़हन में कौन सा कंट्री आता है? जापान आ गया ना। अब देखें, एग्जैक्टली यही है कि जापान ने क्वालिटी के लिहाज से पूरी दुनिया में एक नाम कमा लिया। अब क्वालिटी से क्या मुराद है? क्वालिटी से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसा आपने स्पेसिफाई किया वैसे ही प्रोडक्ट निकले, यानी जैसा आपने बयान किया चीज़ वैसी ही निकले। ये नहीं ऊपर बयान कुछ और है अंदर कुछ और है। क्या मतलब है? उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो जापान ने पूरी दुनिया में नाम कमाया सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, किसी को धोखा नहीं देना, यानी झूठ नहीं बोलना। जापान सिर्फ एक असूल पे अमल करके इतनी तरक्की कर सकता है। तो अगर हम वो सारे असूलों पे अमल करते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, तो क्या हम आगे नहीं निकल सकते थे? लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो जस्ट 0.12% है, यानी 6% पे, 6ठे नंबर पे हम नेचुरल सोर्सेज में है और एक्सपोर्ट में हम 6% नहीं, 2% नहीं, 1% भी नहीं, 0.12% पे। आपने बड़ी अच्छी बात की और काफ़ी हद तक आपने इस बात को क्लियर भी किया कि शरीयत के मुताबिक कारोबार किस तरीके से किया जाए। लेकिन हमारे जो उलमाए कराम हैं वो अक्सर बैंक से कारोबार को सूद का लेन देन कहते हैं। तो उसके बारे में प्लीज़ आप अवाम है उनको ये बताएं कि जो बैंक के बगैर अगर वो कारोबार करना चाहें तो वो किस तरह पॉसिबिलिटी है? पहली बात तो ये है कि अगर आप सूद पे कोई कर्ज ले रहे हैं तो फिर सूद तो तब शुरू हो रहा है। इंडस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कर्जे नहीं लिए हुए, अपने फंड से ही काम कर रहे हैं, तो सूद से तो वो आउट हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर आप पाकिस्तान में रहकर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमें बैंक्स के थ्रू ही चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब वो रेगुलेटर है और उसके रूल्स के मुताबिक ही हमें ट्रेड करनी पड़ेगी, उसको हम वायलेट नहीं कर सकते। अब जो नौजवान नस्ल है, एजुकेशन भी है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई टीचर नहीं है। जो नौजवान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे
कि इंपोर्ट इस वक्त करंट कंडीशन में ज़्यादा बेहतर है या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करना चाहिए। हमारी तो एक्सपोर्ट पहले ही कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिशिट है। तो एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा होएगी, हमारे ज़र मुबादला ज़्यादा आएगा, फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होएंगे, इकोनॉमी बहाली होएगी, रोज़गार बढ़ेगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए। इंपोर्ट्स भी डेफिनेटली चाहिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करना है, उस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ तक बात रिसोर्स की है, मैं आपको डॉक्टर साहब ये बताता चलूँ, पाकिस्तान में बड़ी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिन्होंने आगाज़ ज़ीरो से किया। एक साहब इंग्लैंड चले गए और जहाँ पे जाके कंडक्टर बने और दिन रात मेहनत की। आज वो सर अनवर परवेज साहब के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बेस्ट वे ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसी तरह सलीम गौरी की एग्जांपल ले लें, जो नेटसोल का CEO है। वो भी जॉब कर रहे थे बैंक में और साथ साथ उन्होंने बिज़नेस डेवलप करना शुरू किया और आज एक कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं। आप सतारा केमिकल्स वालों की एग्जांपल ले लें, वो साइकिल पे कपड़ा बेचते थे, सतारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ के मालिक बने। तो ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ज़ीरो से आगाज़ लिया। बल्कि यहाँ पे मैं अपना भी बताता चलूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया हुआ है और जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था उस वक्त भी मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं न्यू ब्रांडेड कपड़े, एक तो बड़ी दूर की बात, नए कपड़े पहन सकूँ। मैं लंडे की जर्सी, लंडे की चीज़ें इस्तेमाल करता था और आज ये दिन है कि मैं ब्रांडेड सूट पहने बैठा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी न किसी किस्म की कोई सब्सिडी चाहिए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन चुका हूँ। तो आगाज़ जो है वो ज़ीरो से अगर हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बिज़नेस के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। मैं इसको कहता हूँ 3D फार्मूला। अब 3D फार्मूला क्या है? पहला D क्या है? पहला D है ड्राइव। ड्राइव के बारे में ये कहूँगा, कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरा अन-नजम 53 सूरा आयत नंबर 39 इरशाद बारी ताला है, व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने सही की। अब सही से एग्जांपल क्या है कि जब हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए 2 बूंद पानी के लिए तरस रही थी, वो सही कर रही थी, दौड़ लगा रही थी, वो जो उनमें जुनून था, जो जोश था, जो जज्बा था। तो वो जोश, वो जज्बा होना चाहिए बंदे में। इसी को मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे रूहानी पेशवा हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान को किसी न किसी ख़ास टास्क के लिए पैदा किया गया है, किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया और उस मकसद, उस टास्क की तकमील के लिए पैशन उसके दिल में डाल दिया गया। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उस पैशन को ढूंढ लें, यानी उस टास्क को ढूंढ लें जिसके लिए पैशन ऑलरेडी हमारे दिल में। ये नहीं हम सुनी सुनाई बातों में चले जाएँ, हम इस बिज़नेस में चले जाएँ कि मेरा कज़न ये कर रहा है, मेरा हमसाया ये कर रहा है, उसका तो मार्क्स भी कम थे, नंबर कम थे, ग्रेड कम थे। ग्रेड्स माने नहीं रखते। तो माने क्या रखता है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। पालो कोलो अल्केमिस्ट में लिखते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को दिलो जान से या जुनून की हद तक चाहते हैं तो फिर ये वक्त आता है कि कायनात का ज़रा ज़रा जो है वो आपको हेल्प करने के लिए आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। जापानीज़ का कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इकिगाई कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? वो 4 चीज़ों का डिसीजन है। पहला क्या है कि आप वो बिज़नेस करें, आप वो काम करें जिसके साथ आप लव करते हैं, जिसके साथ आपको मोहब्बत है, सिर्फ वो काम करें, दूसरा काम हरगिज़ ना करें, नहीं तो सारी उम्र आप एक एवरेज लाइफ गुजारेंगे। पहला क्या आ गया? वो काम करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। दूसरा, फिर उस काम में महारत हासिल करें, उसको काम को सीखें, उसमें एक्सपर्टीज़ लेवल पे जाएं। तीसरा, वो वाला काम होना चाहिए जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है। और चौथा, दुनिया उस काम के लिए आपको पे भी करना चाहिए। तो ऐसा काम आप जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर ही आप में ड्राइव आएगी, अदरवाइज़ आप में ड्राइव आ नहीं सकती। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब ये जब आप सारी चीज़ें डिसीजन ले लेंगे तो फिर आपका जो पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए। पर्पज़ आपका जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, आप किसी मसले का हल दे रहे हो। ठीक है, आप जो लोग दूसरे किसी मसले का हल दे रहे हैं उससे बेहतर हल देना शुरू कर दो तो इसका मतलब आपका बिज़नेस दूसरों से बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब मेरा जो लाइफ का पर्पज़ है, जो मेरा मकसद हयात है, वो क्या है? खुशियाँ और इल्म बांटना। यानी मैं रोज़ रात सोने से पहले अपना एहतसाब खुद करता हूँ कि आज के दिन में कोई खुशी और कोई इल्म बांटा या दिन खसारे में चला गया। ठीक
ठीक है। तो पर्पज़ आपका होना चाहिए, आपने दूसरों के मसाइल हल करने हैं। डेफिनेटली आपका वो बिज़नेस बन गया, रिज़्क तो आपको आना ही आना है, जब आप मसाइल हल करें बिज़नेस चल पड़ेगा। तो पर्पज़ ये है, तो अब पर्पज़ आप नेक रखेंगे तो आपका जो ड्राइव है वो ड्राइव भी सही रहेगी। तो पहला डी ये आ गया। अच्छा, दूसरा डी क्या है? दूसरा डी है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बारे में PHA में के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री में 10,000 मुलाजिम हैं। वो मुझे कहने लगे, एजाज़ पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहुत सारे लोगों का क्या अलमिया है कि वो एग्जांपल देते हैं, ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर का कमाल, खुदा के सारे चली जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमेशा आपको उस्ताद देता है। आपका एक मेंटोर, एक लाइफ कोच होना ज़रूरी है। उस्ताद के बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। उस्ताद ही आपको डायरेक्शन देगा, वही आपको सही गाइडलाइन देगा। ठीक है, तो तीसरा आ जाता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में मैं बताता हूँ कि ब्रूस ली कहता है कि मुझे उस बंदे से बिल्कुल खौफ नहीं आता जो 10,000 तरह की किकें मार लेता है, बल्कि मुझे उस बंदे से खौफ आता है जो एक ही किक को 10,000 मरतबा प्रैक्टिस कर बैठा है। तो प्रैक्टिस, ठीक है। मोहम्मद अली बॉक्सर को आप जानते होंगे, जब उसका सोनी लिस्टन के साथ कंपटीशन हो रहा था तो एक ही मिनट में वो कंपटीशन कंप्लीट हो गया, और मोहम्मद अली जब विन किया तो उसको $56 मिलियन का इनाम मिला। तो प्रेस वालों ने उससे सवाल किया कि सर आपको कैसा फील हो रहा है कि एक मिनट में आपने $56 मिलियन कमाए हैं? तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, वो तारीख में लिखा हुआ है कि मैंने ये $56 मिलियन एक मिनट में नहीं कमाए, बल्कि 1 मिनट और 23 ईयर्स, यानी मुझे 23 साल लगे हैं इस लेवल पे आने पे कि मैं 1 मिनट पे वो कंपटीशन जीतता। तो कहने का मकसद है कि हमें प्रैक्टिस करनी है और उस काम को सीखना है। मैं और एग्जांपल देता हूँ। 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं और बैट हो गए, और बैट हो गए उसको बोल्ड कर दिया। अब सचिन तेंदुलकर के लिए एक बड़ी बात थी कि एक नया बॉलर आया और उसको बोल्ड कर दिया। खैर, जब पवेलियन में वापस गए तो ब्रैड हॉग बॉल को हाथ में थमाए हुए सचिन तेंदुलकर के पास आए, तो कहने लगे, सर मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है, तो आप इस बॉल पे प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दिए, मेरे लिए बड़े ऑनर होएगी। अब सचिन तेंदुलकर मुस्कुराए और उन्होंने बॉल पकड़ा और उसके ऊपर क्या लिखा कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उसके बाद वो सो नहीं गए, प्रैक्टिस की, और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो दिन वाकई नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए काम को पहले सीखा जाए और प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस के लिए भी राइट प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करती है। अगर रॉन्ग प्रैक्टिस कर बैठेंगे तो फिर नाकाम हो जाए। एजाज साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, तो एजाज साहब ये बताएं कि जो एक्सपोर्ट का कारोबार है पाकिस्तान में, वो करना आसान है या मुश्किल है? और इसके अलावा अगर कोई शख्स एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहता है तो उसको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, और किस तरीके से वो लाइसेंस हासिल कर सकता है? एक्सपोर्ट का बिजनेस इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। वो कैसे? आपने कहावत तो सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज़ एक सेब खाएं तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, सेहत सही रहती है। लेकिन हम करते कितना है? हेल्थ के लिए वॉक करें तो आपकी सेहत सही रहती है। क्या हम वॉक कंटिन्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो आपने सीखा और प्रॉपर वे से सीखा और कंटिन्यूस सीख रहे हैं, उसके साथ अपडेट हैं या नहीं। अब एक्सपोर्ट के बिज़नेस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ले लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कस्टम्स, इंटरनेशनल लेवल पे ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर्स है, जितने रूल्स उन्होंने बनाए हैं, तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे ही वेल डिफाइंड है। अगर तो हमने उनको सही तरह समझा है और सही तरह पे इम्प्लीमेंट किया है तो फिर तो एक्सपोर्ट का बिज़नेस बहुत ही आसान है। और अगर हमने उनको समझा ही नहीं, फिर वायोलेशन हो रही है, तो फिर इससे मुश्किल बिजनेस ही कोई नहीं। ठीक है, अच्छा,
दूसरा क्वेश्चन था कि बिज़नेस शुरू करने के लिए किस तरह से लाइसेंस लिया जाए। उससे भी पहली बात यह है कि जब आप बिज़नेस करने का डिसीजन लेते हैं उसका एक लॉजिक्स होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, वो आपकी विश लिस्ट है, डिसीजन नहीं। डिसीजन कहाँ पे होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया, कि आपके ज़हन में आइडिया है। जैसे मैंने बता दिया कि बिज़नेस से क्या मुराद है, किसी भी एक मसले का हल देना, वो बिज़नेस है। सिंपल, ये बिज़नेस की डेफिनेशन है। ठीक, तो आपके ज़हन में पहले तो आइडिया आना चाहिए, आपने किस मसले का हल देना है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड, फिर उसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी करें। उसके लिए आपको रिसर्च, फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए। जो रिसर्च होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर के बगैर मुकम्मल नहीं है। ठीक है, देन आप बिज़नेस प्लान बनाएं। अब बिज़नेस प्लान जब बनाएं तो वहाँ पे आपको 5 ऑपरेशनल डिसीजन लेने हैं। पहले तो आप ये डिसीजन ले चुके हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और कि आपकी मार्केट क्या है, और वहाँ पे भी दोनों में हार्मनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट और मार्केट में। उसकी मैं एग्जांपल ये दे देता हूँ। लेट्स से आप पंखा बेच रहे हैं और पंखा जो है वो हवा देना है। उसका सोल्यूशन क्या है? किसी को गर्मी लगे तो उसको हवा चाहिए, पंखा हवा देने वाले। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पंखे, गुजरात के पंखे बहुत मशहूर हैं, 40-50 साल से बन रहे हैं। अगर वही पंखा जो 40-50 साल पहले बन रहा था, बड़े साइज़ का, जब वो चलता था तो बड़ी मशीन होती थी, मल्ले में आवाज़ भी आ रही होती थी, तो वही पंखा आप उठा के ले जाएं किसी डेवलप कंट्री में, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, और बेचना चाहें तो बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों? हालांकि देखें वो पंखा हवा दे रहा है, लेकिन अब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ गई हैं। वो चाहेंगे पंखा खूबसूरत होना चाहिए, फोल्डेबल होना चाहिए, डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, डिफरेंट साइजेस होने चाहिए, लो वोल्टेज होना चाहिए, भले आप उसको महंगा बेच दें। ठीक है, अच्छा, आपने उस मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पंखा डेवलप कर लिया, पंखा बेच लिया। अब आप क्या करने लगे हैं? अब आप ये सोचते हैं कि मैं किसी अफ्रीका के कंट्री में जाके पंखा बेचूं, तो अब वही इतना डेवलप्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पंखा किसी अफ्रीका के गरीब मुल्क में जाके बेच सकेंगे? नहीं बिकेगा ना। तो आपकी प्रोडक्ट और मार्केट में हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, तो बिज़नेस प्लान में आपने फिर 5 ऑपरेशनल डिसीजन लेने हैं, जिसमें पहला डिसीजन मार्केटिंग का। जब मार्केटिंग में हम बचपन में सोचते होते थे 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अच्छा, इसके भी कस्टमर एंगल से सोचें कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है। जैसे मैंने बता दिया, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, वो 4 डिसीजन प्लस आप 7 P's की मैं बात करता हूँ, उसमें पैकेजिंग देखें, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, आपके लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस को कामयाब करना है, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो ये मार्केटिंग का डिसीजन है। देन प्रोडक्शन डिसीजन, पर्सनल डिसीजन, आप लीगल डिसीजंस, देन फाइनेंशियल डिसीजन। आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, तो देन टाइम एंड एक्शन प्लान। तो अब की बिजनेस प्लान बनाएं। अब जब आप बिजनेस का डिसीजन लेंगे तो एक लॉजिकल डिसीजन होएगा, ये विश लिस्ट नहीं होएगी। ठीक है, अब आपने बिजनेस शुरू करना है, अब लाइसेंस चाहिए। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू कैसे किया जाए, क्या लाइसेंस चाहिए, कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो किसी दौर में लाइसेंस लेना ज़रूरी था एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिज़नेस शुरू करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से, लेकिन ये रिक्वायरमेंट अब ख़त्म कर दी गई हुई है। अगर आप रूटीन में रेगुलर किसी आइटम्स का बिज़नेस कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री, स्पेसिफिक इंडस्ट्री से कोई अप्रूवल की ज़रूरत अगर नहीं है, तो रूटीन में आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपको कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं, वो मैं बयान कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको बिज़नेस फॉर्म करना पड़ेगा, बिज़नेस बनाना पड़ेगा। अब बिज़नेस फॉर्मेशन की 3 ऑप्शंस हैं आपके हमारे पास। पहला क्या है, आप सोल प्रोप्राइटर बन जाए। अब सोल प्रोप्राइटर में एक ही मालिक है, मुलाजिम चाहे जितने मर्जी रख लें। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस बनाते हैं तो आपको एज ए बिज़नेस कहीं पर रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आ गया, आप पार्टनरशिप कर लेते हैं।
अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर्ड होना पड़ता है, आपको फॉर्म सी इशू होएगा, तो फिर आपका बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आप एक कंपनी बना लें। पहले तो ये ध्यान में रख लें, कंपनी सिर्फ वो बिज़नेस कहलाता है जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। दूसरे बिज़नेस को कंपनी नहीं कह सकते, ना सोल प्रोप्राइटर को ना पार्टनरशिप को। तो अगर आप कंपनी बनाते हैं तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें बिज़नेस फॉर्म करना है। एज ए सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप की सूरत में पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। कंपनी की सूरत में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। पहला स्टेप आ गया। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो बिज़नेस टाइप कोई भी है, चाहे सोल प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे मैं सब के लिए वो सेम चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी बिज़नेस आपने फॉर्म किया, जो बिज़नेस नेम रखा, उसी नेम से FBR के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और नेशनल टैक्स नंबर आपको अलॉट करना, यानी नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा। और ये भी बड़ा सिंपल है, अभी ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, थोड़े से ही टाइम में वो रजिस्टर्ड आप हो चुके होते हैं चंद लम्हों में, और इसके कोई चार्जेस भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से टोटल फ्री है। जब आपका एंटिन बन जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप है आप उसी बिज़नेस नेम से बैंक में अकाउंट ओपन करें। अब बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, देन आप FBR के साथ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो जाएं, उसका सर्टिफिकेट ले लें। लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में कुछ स्टेप्स मर्ज क्या हैं कि आपको पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ के साथ रजिस्टर्ड हो जाए, उसके मेंबर बन जाए। उसके बाद VBOC कस्टम्स के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं। और यहाँ पे मैं ये मुनासिब समझूंगा बताना कि अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन आपसे रिलेटेड है तो वहाँ पे भी मेंबर बने। वो मैंडेटरी नहीं है लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। और नई जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान सिंगल विंडो, क्योंकि ऑनवर्ड चल के जो VBOC है ये मर्ज हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा पाकिस्तान सिंगल विंडो में, तो फिर हमें पाकिस्तान सिंगल विंडो में भी रजिस्टर्ड होना है। तो यहाँ पे आपकी सारी रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। अब आप लीगली तौर पे बिज़नेस करने के लिए रेडी हैं, और अगर गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव्स देती है तो वो भी आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पे ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए अगर कोई बंदा राब्ता करना चाहे किसी से, तो वो किस तरह से राब्ता कर सकता है? और दूसरी बात कि इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए जो मौजूदा हालात हैं उसमें हुकूमत जो है, अगर कोई नया बंदा एक्सपोर्ट के बिज़नेस में आना चाहता है तो उसको क्या सहूलियत दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी मेजर्स लिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए, और उसका रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो लॉन्च हो चुकी है, जो कि पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ एक बड़ा अच्छी पेशरफ्त है। 49 रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो उसके साथ इंटरलिंक होएंगी, और जो काम हम एक मरतबा फीडिंग कर देंगे वो बार बार फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो उसका बड़ा एडवांटेज ये होएगा, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर कोई हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में, तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है अलग-अलग से जाके हमें फिज़िकली फाइल करके तो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती थी। वो अप्रूवल अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे इदारे उसी के साथ अटैच हैं, वो उसी से इन्फॉर्मेशन उठाएंगे और ऑनलाइन ही अप्रूवल आएगी, ऑनलाइन ही NOC आएगी, तो ऑनलाइन ही उसमें सिस्टम प्रोसेस होता जाएगा। इस तरह आगे चलें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी चैप्टर्स जो FE मैनुअल हैं वो रिवाइज़ कर दिए हैं। चैप्टर 12 जो है एक्सपोर्ट के बारे में है, और ये 2 जुलाई को अपलोड हो गया हुआ है रिवाइज्ड वर्जन जो है। और जो चैप्टर 13 है जो इंपोर्ट के बारे में है वो भी 9 जुलाई को रिवाइज्ड अपलोड हो गया है। चैप्टर 14 कमर्शियल रेमिटेंसेस के बारे में वो भी रिवाइज हो गया, 5 अगस्त को अपलोड हो गया। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है बैंकिंग सेक्टर में, FX पोर्टल्स की जितनी भी अप्रूवल्स हैं अब वो ऑनलाइन होएंगी। फिज़िकली जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलेटरी अप्रूवल सिस्टम की जो अभी सिस्टम इशू हुआ है स्टेट बैंक के थ्रू,
अभी तक तकरीबन 1 लाख केसेस वहाँ से अप्रूव हो चुके हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी वक्त जा रहा है, ये बेहतरीन वक्त है एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करने के लिए। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इन डेप्थ नॉलेज लेना है, सही तरह कंप्रीहेंसिव लर्निंग करनी है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है, एक तो वो सब्सिडाइज्ड है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की तरफ से सब्सिडाइज्ड है। आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे एडमिशन ले और 2 मंथ का कोर्स करें, सबसे बेहतर तो ये है। अगर आप फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से। गूगल पे जाके पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप करें तो यूट्यूब चैनल ओपन है, उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आने वाले दिनों में जो लेक्चर्स हैं अपने वो इंशाल्लाह अपलोड करता चला जाऊँगा, क्योंकि इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर आप घर बैठे लर्न करना चाहते हैं तो बेहतरीन फार्मूला है, मेरी जो बुक है बुक आप परचेज़ कर लें। कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस मैनुअल है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की पहली बुक है, उसका 5वां एडिशन ये लॉन्च हुआ है और ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ है। तो ये बुक 300 पेजेस पे है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर इसके 10 पेजेस रोज़ के पढ़ लिए जाएँ और अंडरस्टैंड किया जाए तो मैक्सिमम 30 डेज़ में ये बुक कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैं बताता चलूँ कि आप पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएँ, किसी भी जगह पे आप ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लें, जो नॉलेज इस बुक में कंप्रीहेंसिव है उसका जोड़ ही नहीं है। तो बुक ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिएगा 03214256 तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री से जो कोर्स कराया जा रहा है 2 मंथ्स का, उसके लिए एडमिशन के लिए आप नंबर नोट कर लीजिएगा। लाहौर का में है ये 042 कोड डायल करके 99232364 देन 99232365 और जो मैं नंबर बुक का दिया है वहाँ पे भी आप उस मोबाइल नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू आपका। और मेरा ख्याल है कि नाजरीन ने जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बातें इजाज़ साहब ने की हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो पब्लिक को डिलीवर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी स्क्रीन पे उनके नंबर और ईमेल आ रहा है। जो दोस्त उनसे रब्ता करना चाहें या किताब हासिल करना चाहें तो हमारे ये स्क्रीन पर दर्ज नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।